चलो तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जिस टाइम में भी इस वीडियो को देख रहे हो आप सब लोग को। और अभी क्या है ना कि सेट नंबर 19, ये सेट 19 है जिसको कि हम लोग लेंगे। ये सेट नंबर है 19, सेट 19 है। तो इसको क्या है, जो थोड़ा हेल्थ का भी इशू था, गला भी ख़राब था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो क्लासेस थोड़ी लेट आई। तो उम्मीद है कि 1 से लेके 18 तक जितने भी सेट्स हैं फाउंडेशन के, वो सब आपने अच्छे से कर रखा होगा। तो ये जो है ना, ये सवाल को पहले देख लीजिए, जितने सवाल हैं आप इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद जो है ना आप देखिए कि ये जो है वीडियो को पॉज करने के बाद कि कितने जो हैं आपसे हो रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो बोलते हैं प्लीहा को। किसको बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा, प्लीहा को अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन को जो है ना आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बायोलॉजी में थोड़ा डीप में भी उतर के इन सारे प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन जैसे जो आएगा, जहाँ तक लगेगा डीप बताते जाएंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे के सेट्स में मैं इसका जीवन काल भी बताऊंगा। इससे पीछे भी कई सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, तो वो चलता रहेगा, वो सतत रहेगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं? महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल जो है उसके लिए सही व्यक्ति हैं जो कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। किसको? राज्य सरकार को। और केंद्र वाले मामले में कौन होते हैं? अभी कौन है? बिहार के महाधिवक्ता अभी कौन है, ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, यानी कि आज से 10 साल के बाद भी देखिएगा ना तो आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या उसके बाद भी। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ध्वनि का वेग यानी किस माध्यम में अधिकतम होता है, अपने हिसाब से बताइए। तो अगर ऑप्शंस दिए रहेंगे तो ठीक है, वैसे जो डेंसर मीडियम होता है ना उसमें ज़्यादा होता है। तो लोहा में ध्वनि का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है। तो लोहा में होता है या हीरा में होता है, ये भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली अधिकतम वेग किस में होता है? तो स्टील में, लोहा में। जो डेंसर मीडियम है, हवा, पानी, कांच, यही सब चीज़ें ली जाती है नॉर्मली। लेकिन मुझे एक तरह बताइएगा कि हीरा में ज़्यादा है ध्वनि का वेग या लोहा में है। ये ना एनसीईआरटी के बुक में पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है, पूरा अच्छे तरीके से ये चार्ट। आगे हम लोग देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? कौन सा वायसराय था जिसके समय में भारत छोड़ो आंदोलन? देखिए ये सब जो प्रश्न है ना, ये बहुत बढ़िया प्रश्न होते हैं, मतलब एकदम बढ़िया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना वो प्रारंभ हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय किनको बोलते थे और गवर्नर जनरल किनको बोलते थे, ये बेसिक्स पता होना चाहिए। वायसराय जो होते थे ना वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे भारत में, और जो गवर्नर जनरल होते थे वो यहाँ पर जो शासन होता था उसको मैनेज करने के वाले व्यक्ति होते थे गवर्नर जनरल। तो दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, वायसराय और गवर्नर जनरल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता फिर। तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड में लिखूंगा नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि वो तो भारत का शोषण कर रहे थे, तो उनको हम लॉर्ड क्यों बोलें? तो लिखते हैं लिनलिथगो, लिनलिथगो, ठीक है। उनको हम लॉर्ड क्यों बोलें? अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये तो वैरी करता है मामला, ठीक है, ये वैरी करता है, लेकिन मोटे तौर पे जो देखा जाए तो 50,000 पाउंड हम लोग मान सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पाउंड, ठीक है। इसको थोड़ा अपडेट करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हमेशा अपडेट ही रखिएगा, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? देखिए एक मोटे तौर पे बताना है, ये भी रेगुलर का चीज़ है।
जिस समय मैंने इस प्रश्न को लिया है, ठीक है, और अभी के अकॉर्डिंग देखूं तो प्रथम चीन, द्वितीय भारत, द्वितीय स्थान है किसका? भारत का, ठीक है। फिर भी एक बार जो है इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ये द्वितीय मेरे अनुसार से है, लेकिन ये चेंज हो सकता है इन फ्यूचर में। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? ये बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है। किसको बोला जाता है? किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए एकदम। ये नंबर देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको बताना है। तो ये हैं जॉन विकीलक, जॉन विकीलक को, जॉन विकीलक, ठीक है। अब क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत दिनों से आप ही एक चैनल पे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मेरी कोशिश है एक मैडम को भी लाने की, ताकि थोड़ा चार्मिंग बना रहे चैनल के ऊपर में। मैडम आती है ना तो बच्चे से ज़्यादा गहराई से जुड़ते हैं, ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, ये मुझे पता है, कई लोग बोलते हैं। तो मैडम को मैं बोलूँगा कि मैडम भी क्लास लें कभी कभी। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं। ये किस एक अर्थशास्त्री की देन है, ये बताना है। तो देखिए बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला है ना, महबूब अली हक, महबूब अली हक, इन्होंने HDI का दिया था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, और इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, 3 फैक्टर्स मेनली आते हैं मानव विकास सूचकांक में। तो हम लोग उन फैक्टर्स के ऊपर में ना फिर चर्चा करेंगे आराम से। मोटे तौर पे बता दूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 चीज़ होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर अच्छे तरीके से शिक्षित हो गए तो गरीब नहीं रहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे से शिक्षित है तो वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक के काल में जो हुआ था, ठीक है, उसका मैंने फॉर्मूला भेज दिया था, अका अक, ठीक है, और वो महान साहब मोगली मित्र। तो ये है मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। तो मैंने एक पहले भी बोला है छात्रों को कि कुछ अच्छे सीरियल्स देखने चाहिए, जैसे भारत एक खोज है, जैसे भारत एक खोज में भी जब बौद्ध वाला जो सिस्टम जब चलता है, जब बौद्ध काल का सिस्टम चलता है और जब सम्राट अशोक को दिखाया जाता है, उस समय अशोक का एक भाई को दिखाया जाता है, तिस्य को, ठीक है। तो यहाँ से कोरिलेट करके भी लोग याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो किस वर्ष शुरू हुई, ये बताना है। तो देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो थी ना वो 1951 से शुरू हुई, 1951 ईस्वी से, ठीक है, ये शुरू हुई। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? प्रशीतक क्या होता है? भाई चीज़ों को जो ठंडा करे प्रशीतक में आता है। तो सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? सामान्य रूप से ना अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है, लेकिन लोग क्या है ना कि यूज़ करते हैं। वैसे भी घर के भीतर में फ्रिज का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल, ये सब सही नहीं होता है हेल्थ के लिए। जैसे टीवी है, टीवी के कारण जो है, रंगीन टीवी के कारण सबसे ज़्यादा रेडिएशन फैलता है। जो क्षेत्र होता है घरों में, सबसे ज़्यादा रेडिएशन का कारण टीवी होता है, लेकिन लोग टीवी देखते हैं और टीवी खूब चलता है घरों में। इसी तरह हम लोग और भी, चलिए 10 और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये सारे प्रश्न जो है मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से बहुत अच्छा है कि आप इसको एक बार अच्छे से लिख लें अपने हाथों से। चलिए इन प्रश्नों को जो है ना आप चाहें तो एक बार अच्छे से देख ले। अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे बताने के लिए खड़ा हूँ। तो ये सारे प्रश्न को एक बार देख लें अलग से,
चाहे तो इसका अलग से स्क्रीनशॉट लेके रखें और देखें कि इसमें आपको कितने प्रश्न आते हैं, और ज़रूर बताएं अपना जो है ना वो जो है स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। समाजवादी यानी कि समाज के तरफ, ज़्यादा समाज की तरफ झुकाव। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है उस समय दक्षिण पंथ हावी है। भारतीय अर्थव्यवस्था हो या कोई भी चीज़ है उसमें दक्षिण पंथ हावी है। दक्षिण पंथ क्या होता है, वाम पंथ क्या होता है, मैं आपको स्पेशल डायग्राम बना के बताऊंगा। वैसे कुछ बेसिक चीज़ है वो तो सबको आनी ही चाहिए, खास करके जब तैयारी में आए हैं तो भारतीय संविधान का समाजवादी व्यवस्था कौन देता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये जो है वो समाजवादी व्यवस्था। देखिए समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी पूंजी होती है वो समाज का होता है, जो भी पूंजी होती है वो समाज का होता है। और भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट पूंजी को भी महत्व दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि जो झुकाव है जो पूंजी का वो पूरा शिफ्ट हो चुका है, प्राइवेट पूंजी पे ही झुकाव चला गया, और वो भी कुछ ही जेब में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। अभी अडानी वाला मामला सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगला है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। जो रक्त है उसमें लगभग 60% होती है, लगभग 60% कितनी होती है, लगभग, ठीक है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, लगभग 60% होती है। अब आगे देखते हैं, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये है 12वां शिलालेख। ये कौन सा है, 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख, ठीक है, ये 12वां शिलालेख है। ये किसको है, सहिष्णुता को समर्पित है। आगे है कि कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये एक राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर ये पुरस्कार है। इनका नाम था रमन मैगसेस। क्या नाम था इनका, रमन मैगसेस। रवीश कुमार जी को भी ये मिल चुका है ये पुरस्कार, और दुर्भाग्य है कि रवीश कुमार अब किसी चैनल में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार जिसको एशिया का नोबेल मिल चुका है, इसको एशिया का नोबेल बोला जाता है, रमन मैगसेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल रमन मैगसेस पुरस्कार। और एक जिसको इतना बड़ा पुरस्कार जिस पत्रकार को मिल चुका है, वो व्यक्ति आज किसी टीवी चैनल से एसोसिएट नहीं है, उसको खुद का यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है। आगे हम लोग देखें, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल करता है अलग, 10 डिग्री चैनल। देखिए ये एक बुक है माजिद हुसैन, ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि लेटे हुए हैं पढ़ रहे हैं, इस तरह से नहीं। जब आप पढ़िए तो उसको रिवीजन का भी उसी समय सोच लीजिए कि कब रिवीजन करना है। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बताना है। तो 9 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह का आसान प्रश्न भी आता है कई बार एग्जाम में। बीपीएससी, बिहार सिपाही, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सब इस तरह के आसान प्रश्न 2-4 जरूर उछाले जाते हैं, और 1 नंबर 2 नंबर से तो रिजल्ट होना या नहीं होना होता है। तो ये क्या मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने का मैं तरीका भी बताऊँगा। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ये दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये बताया गया था। किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। अगला देखिए, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण वंश, ठीक है, सिर्फ तांबे का सिक्का, सिर्फ तांबे का सिक्का चलाया था कुजुल कडफिसेस ने इसको चलावाया था। किसने, कुजुल कडफिसेस ने।
ठीक है, किसने चलवाया था ये? कोजुल कड़फिसेस ने। आगे देखें हम लोग कि भारत भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, भारत भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, मैं एक ऑप्शन देता हूँ, इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। ठीक है, उत्तर सबको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। 25 लाख, 25 लाख या 2.5 लाख या कुछ और। आखिरी क्वेश्चन में मैंने एक ऑप्शन दिया, 25 लाख या 2.5 लाख या कुछ और। तो ये बताना है हमें कि भाई भारत भारती पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो ये 20 प्रश्न हैं। चाहें तो इन प्रश्नों का आप मुझे स्कोर ज़रूर बताते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और बाकी तो मैं यहाँ हूँ ही, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे लेके चलूँगा। और NCERT का पूरा सीरीज मेरा शुरू करने का इच्छा है, क्योंकि मैंने देखा 68 का पूरा एनालिसिस किया, लगभग एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन कहाँ से आए, सब कुछ को देखा। और वहाँ से मुझे लगा कि इस बार जो है ना 9th to 12th क्लास की जो NCERT है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। पहले ना अंडर 10 का ही रहता था, लेकिन इस बार 11th और 12th की NCERT को भी सम्मिलित किया गया। ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो भाई जो आर्ट विषय के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ते हैं, उनका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो नहीं पढ़ते उनके लिए क्या है, 2 सप्ताह मैक्सिमम टाइम है, जिसमें कि लोग 11th और 12th के पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, लोग समझदार हो चुके होते हैं, दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।